All right, we are starting the discussion of reading passage one of academic reading paper number one. तो अब ये बहुत जरूरी होता है कि जब आपका पैसेज होता है उसकी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज दैट यू शुड रीड द टाइटल ऑफ द पैसेज। ठीक है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि पैसेज के अंदर क्या बात हो रही है। जैसे कि अ स्पार्क अ फ्लिंट हाउ फायर लेफ्ट टू लाइफ, सो इसमें स्पार्क फायर दैट मीन समथिंग रिलेटेड टू स्पार्किंग फायर या ऐसा कुछ बात हो रही होगी। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इमीडिएटली कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो हमें दे रखे हैं ये हैं फिल इन द ब्लैंक्स 1 से लेके 8 तक, और नीचे हमें बॉक्स दे रखा है। इंस्ट्रक्शंस में दे आर सेइंग कंप्लीट द समरी, समरी है ये। और आपको नीचे जो बॉक्स है बॉटम दे रखा है उसमें से आंसर्स उठा उठा के लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, व्हिच मींस यू हैव टू ट्रांसफर द आंसर्स डायरेक्टली ऑन योर आंसर शीट। 1 to 8 ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे 9 to 10 क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए एक और बॉक्स आपको ये दे रखा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैचेस। तो A to H ये टाइप्स ऑफ मैचेस है जिनको कि आपने ABCD यहाँ पे देना है। ठीक है, और ऊपर एक एग्जांपल भी दे रखा है आपको, और इसकी इंस्ट्रक्शंस शायद यहाँ पे लिखी हुई हैं। लुक एट द फॉलोइंग नोट्स दैट हैव बीन मेड अबाउट द मैचेस डिस्क्राइब्ड इन रीडिंग पैसेज 1 एंड आपको डिसाइड विच टाइप ऑफ मैच कॉरेस्पॉन्ड्स विद ईच डिस्क्रिप्शन। तो एक नजर हमें हमेशा इंस्ट्रक्शंस पे डाल लेनी चाहिए, तो कई बार कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे जो अगर हम मिस आउट कर दें तो हो सकता है हमारा आंसर इफेक्ट हो जाए। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल इज, हमने पहले इसका टाइटल क्यों पढ़ा हमने ये पैसेज का। क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हर एक वर्ड के कई बार मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, दे आर डिफरेंट मीनिंग्स आई मीन। सो जब हम इसकी टाइटल को रीड कर लेते हैं एक बार क्विकली, तो वी कम टू नो कि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ने वाली हूँ पैसेज में, जो भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो जो भी वर्ड्स आएंगे इस पैसेज में उसका मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग समझना है। ठीक है, तो इसलिए ये अगर थोड़ा सा इट इज गोइंग टू टेक जस्ट 2 or 3 seconds के हमने देख लिया स्पार्क है फायर है, दैट्स इट, दैट्स इट। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाना है एंड फटाफट से देख के क्वेश्चंस कैसे हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। डोंट वेस्ट टू मच टाइम स्कैनिंग एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज गिवन ओवर देयर। ऑलराइट, यहाँ पे अभी 1 to 8 में लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से जो उठाना है पहले हमने वो करना है, और ऊपर इसकी हेडिंग भी दे रखी है, दैट इज अर्ली फायर लाइटिंग मेथड्स। दैट मींस ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेथड्स के बारे में है। अब ये भी पढ़ना क्यों जरूरी था, या क्यों लाइक व्हाई डू यू थिंक दैट इट हेल्प्स मी, बिकॉज आई नो कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मेथड से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे एनबी करके जो चीज दी होती है उसको जरूर पढ़ लेते होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मोर वर्ड्स देन स्पेसेस सो यू विल नॉट यूज देम ऑल, यू मे यूज एनी ऑफ द वर्ड्स मोर देन वंस। ठीक है, इसका मतलब है आप किसी भी वर्ड को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है वो प्रोनाउन से शुरू होता है, दैट मींस दे की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिमिटिव सोसाइटी सॉ फायर एज हेवनली गिफ्ट। तो इसको पढ़ने से मुझे पता चला कि पहले ये दे प्रिमिटिव सोसाइटीज को के बारे में बात कर रहे हैं। दे सॉ फायर एज हेवनली गिफ्ट। ठीक है, तो दे मीन्स प्रिमिटिव सोसाइटीज। Primitive societies tried to dash burning logs or charcoal, dash that they could create fire themselves. तो प्रिमिटिव सोसाइटीज ट्राई करती थी टू डैश बर्निंग लॉग्स और चारकोल। अब मुझे पता करने को क्या करती थी बर्निंग लॉग्स और चारकोल को, तो पहले हम जाके इसको देख लेते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज की बात कहाँ पे हो रही है। क्विकली जब हम इसको देखेंगे तो ये जो इंट्रोडक्टरी एक सेंटेंस दे रखा है, तो इसमें कुछ दिया हुआ है क्या, The control of fire was the first and perhaps greatest of, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है primitive society। ये आ गया to early man, and to early man का मतलब होता है primitive people। ठीक है, जो early man like जो हम स्कूल में भी पढ़ते थे हिस्ट्री में, जो caves वगैरह में रहते थे that type of। और यहाँ पे एक हेवन, यहाँ पे जो डिवाइन गिफ्ट दिया हुआ है, ये जो हमें एग्जांपल में दे रखा है हेवनली गिफ्ट, इसके साथ मैच करता है। तो दैट मीन्स आई एम इन द राइट प्लेस। To early man, fire was a divine gift randomly delivered in the form of lightning। मतलब उनको लगता था कि डिवाइन गिफ्ट है, लाइटनिंग के फॉर्म में है। अब हमारा जो है कीवर्ड
वो है बर्निंग लॉग्स और चारकोल। तो हम सीधा उसको ढूंढेंगे कि कहाँ है बर्निंग लॉग्स एंड चारकोल। इसको चेक कर लेते हैं। इस सेंटेंस में अनेबल टू मेक फ्लेम फॉर देमसेल्व्स probably stored by कीपिंग स्लो बर्निंग, ये आ गया बर्निंग लॉग्स और ये आ गया चारकोल। क्लियर? नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्टली मुझे इसका करना क्या है। तो इसको ऐसे पढ़ो, प्रिमिटिव सोसाइटीज ट्राई करती थी बर्निंग लॉग्स और चारकोल को डैश करना। मतलब क्या करती थी वो बर्निंग लॉग्स और चारकोल को। तो यहाँ पे ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अनएबल टू मेक फ्लेम फॉर देमसेल्व्स, उनको फ्लेम बनाना नहीं आता था खुद से। ठीक है? जो अर्लीस्ट पीपल से, दैट मीन्स द प्रिमिटिव सोसाइटीज प्रोबेबली स्टोर करते थे फायर को बाय कीपिंग स्लो बर्निंग लॉग्स एंड लाइट और बाय कैरिंग चारकोल इन पॉट्स। तो क्या करते थे, इनको स्टोर करके रखते थे। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि स्टोर के साथ मैचिंग कोई वर्ड है यहाँ पे हमारे पास। Mexicans, despite sunlight, percussion, unaware, heating, until smoke, Eskimos, without chance, lacking, preserve. Preserve का मतलब होता है store. Random, no. Rotating, no. Realizing, no. Heavenly, no. Friction makes surprise, no. What should be my answer? Preserve. वो store करके रखते थे. That means वो preserve करते थे उसको, संभाल के रखते थे। तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर एंटर कर देंगे, preserve. It is very important to transfer your answers in capital letters, okay? Because it reduces your margin of error. Okay, तो अगर वो प्रिजर्व करके रखते थे तो आगे क्या आना चाहिए फिर? डैश दैट दे कुड क्रिएट फायर देमसेल्व्स। अभी क्रिएट फायर देमसेल्व्स हमने अभी अभी पढ़ा। कहाँ? ये मेक फ्लेम फॉर देमसेल्व्स। मतलब they didn't know how to create fire, कैसे चिंगारी बनानी है, कैसे आग जलानी है, they didn't know। और इसके साथ लगा हुआ अनेबल। अनेबल का मतलब क्या होता है? उनमें कैपेसिटी नहीं थी, they didn't know, उनको पता ही नहीं था कि ये कैसे करना है। अब ये अनेबल के लिए क्या वर्ड दिया हुआ है हमें यहाँ पे? इफ यू विल गो थ्रू ऑल द वर्ड्स, एक वर्ड ही मैच करेगा इसके साथ, दैट इज अनअवेयर। नहीं पता था वो। अब चेक करते हैं अनेबल के लिए कोई और वर्ड है हमारे पास। मैक्सिकन्स, डिस्पाइट, सनलाइट, परकशन, हीटिंग, अंटिल, स्मोक। अंटिल का तो मतलब होता है तब तक, वैसा तो नहीं बोला उन्होंने। स्मोक, एस्कीमोस, विदाउट चांस, लैकिंग, रैंडम, रोटेटिंग, रियलाइजिंग, हेवनली, फ्रिक्शन, मेक, सरप्राइज, नो। व्हाट शुड बी माय आंसर? अनअवेयर। ठीक है? अब यहाँ पे इसके ना पैटर्न को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो उन्होंने पहले चीज दी है, चीज आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, और ये बाद में दी है। अब वहां पे इधर वही चीज ऑपोजिट सेंस में दे रखी है। दैट मीन पहले अनेबल लिख दिया कि उनको नहीं पता था, और पीछे दिया हुआ स्टोर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में क्या कर दिया, स्टोर वाली बात को पहले कर दिया और अनअवेयर वाली को पीछे कर दिया। ये चीजों का भी ध्यान रखना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कीप दिस थिंग, बिकॉज नॉर्मली वो ऐसे टूल्स के साथ ही आपको ट्रिक करते हैं क्वेश्चंस के। नेक्स्ट इज इट इज सस्पेक्टेड। नाउ सस्पेक्टेड का मतलब होता है टू बी डाउटफुल अबाउट समथिंग और टू बी नॉट श्योर अबाउट समथिंग। ठीक है? इट इज सस्पेक्टेड दैट द फर्स्ट मैन मेड फ्लेम्स वर प्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट मैन मेड फ्लेम्स वर प्रोड्यूस्ड बाय मतलब पहली जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई थी फ्लेम्स, वो बाय का मतलब क्या होता है? कैसे बनाई थी। ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ तो खत्म हो गया। नेक्स्ट में क्या है? हाउ एंड वेयर मैन लर्न हाउ टू प्रोड्यूस। आ गया, ह्यूमन बीइंग ने कैसे प्रोड्यूस करना सीखा फ्लेम एट विल इज अननोन। तो अननोन मतलब किसी को नहीं पता। एंड व्हाट इज माय क्वेश्चन? इट इज सस्पेक्टेड दैट द फर्स्ट। अब सस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है? टू बी नॉट श्योर। एंड अननोन का मतलब क्या होता है? नॉट श्योर। तो ये अननोन तो नहीं हो सकता ना मेरा आंसर रिलेटेड टू अननोन, बिकॉज अननोन के लिए तो ऑलरेडी सस्पेक्टेड है। फिर आगे वो क्या बोले? इट वॉज प्रोबेबली। एंड प्रोबेबली का मतलब क्या होता है? शायद। और शायद का मतलब क्या होता है? सस्पेक्टेड, मतलब लगता है कि ऐसे हुआ हो। इट वॉज प्रोबेबली अ सेकेंडरी इन्वेंशन accidentally made during tool making operations। accidentally का मतलब क्या होता है? अचानक से, जब वो टूल्स बना रहे थे with wood और stone।
तो अचानक से ये इसकी इन्वेंशन हो गई फायर की या फ्लेम की, ठीक है ना। तो एक्सीडेंटली का मतलब क्या होता है, बाय चांस, और हमें यहाँ पे ब्लैंक में भी क्या दे रखा है, चांस, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे चांस लिखते तो डज इट मेक सेंस, इट इज सस्पेक्टेड दैट द फर्स्ट मैन-मेड फ्लेम्स वर प्रोड्यूस्ड बाय चांस मतलब एक्सीडेंटली, ठीक है। और यहाँ पे भी बिल्कुल बोल रहे हैं स्टार्टिंग में कि पहली बात तो ये है कि किसी को पता ही नहीं है, और प्रॉब्ली मतलब शायद ही ऐसे हुआ होगा कि टूल्स या स्टोन्स बनाने के टाइम पे बाय चांस इसकी इन्वेंशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं चांस। अब कई बार ना ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स गलती से फ्रिक्शन लिख देते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस जब आप पढ़ते हो, स्टडीज ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज सजेस्ट दैट द earliest method of making fire was through friction। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में फ्रिक्शन लिखने के। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट मैनमेड, तो ये देखो यहाँ पे अर्लीस्ट मेथड लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सजेस्ट मतलब उनको पता चला स्टडी से, तो उसको मिला लेते हैं सस्पेक्टेड से कि उन्होंने स्टडी किया और उनको लगा। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रोड्यूस्ड बाय, और वहां पे भी क्या लिखा हुआ है, थ्रू फ्रिक्शन, तो उनको लगता है कि ये आंसर है, ठीक है। सपोज करते हैं हम कि आपने थर्ड का आंसर फ्रिक्शन गलती से लिख दिया, लेट्स से कि मैंने इसमें चांस की जगह पे फ्रिक्शन लिख दिया इसका आंसर। तो जैसे ही मैं फोर्थ क्वेश्चन पे जाऊंगी तो वो दे आर सेइंग द वेरी फर्स्ट फायर लाइटिंग मेथड्स, तो यहाँ पे भी तो है ना पहले पहले मेथड्स फायर लाइटिंग के, इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ समथिंग बाय, फॉर एग्जाम्पल rapidly dash a wooden stick in a round hole। अब ये जो मेरे क्वेश्चंस है 4 और 5 ये इस सेंटेंस के अंदर है ना। तो बोथ द क्वेश्चंस आर इन द सेम सेंटेंस, व्हिच मींस मुझे ये वुडन स्टिक और राउंड होल जो है इसको एज अ कीवर्ड लेके अगर मैं चलूं तो कहाँ मिलता है ये, इसको चेक करते, ये रहा राउंड होल, और यहाँ लिखा हुआ है वुडन ड्रिल, क्लियर। नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन एंड इसको अच्छे से चेक करो कि यहाँ बाय के बाद कॉमा लगा हुआ है, विच मीन्स ये जो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल रैपिडली डैश वुडन स्टिक इन अ राउंड होल, ये एग्जाम्पल है इस चीज का, ठीक है ना। द वेरी फर्स्ट फायर लाइटिंग मेथड्स इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ समथिंग बाय, फॉर एग्जाम्पल रैपिडली डैश वुडन स्टिक इन अ राउंड होल। तो इसका मतलब है मुझे ये पूरी चीज को पढ़ना चाहिए, इसके आगे वाले स्टडीज जो हुई प्रिमिटिव सोसाइटीज की सजेस्ट दैट अर्लीस्ट मेथड, तो ये यहां तक इसके साथ परफेक्टली मैच करता है। वेरी फर्स्ट फायर लाइटिंग मेथड्स इन्वॉल्व, अर्लीस्ट मेथड ऑफ मेकिंग फायर वाज थ्रू फ्रिक्शन, और यहाँ पे क्या है, क्रिएशन ऑफ, इन्वॉल्व मतलब उसमें क्या मेथड यूज होता था फायर लाइटिंग में, तो यहाँ क्या होना चाहिए, मे बी फ्रिक्शन हो सकता है यहाँ पे। इसको थोड़ा आगे और पढ़ती हूँ मैं। European peasants would insert a wooden drill in a round hole and rotate it briskly between their palms। तो एक वुडन ड्रिल को लेके राउंड होल में बहुत जोर जोर से घुमाते थे वो। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस could be speeded up by by wrapping the cord around the drill and pulling on one end, ठीक है। तो ये उसी का ही बेटर वर्जन है, इसी प्रोसेस का बेटर वर्जन। वो बोले ना स्पीड अप की जा सकती है बाय रैपिंग अ कॉर्ड अराउंड द ड्रिल एंड पुलिंग ऑन ईच एंड, मतलब एक कॉर्ड को बांध के उसको खींचना, व्हिच मींस यूरोपियन पेजेंट वाला और ये एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे आंसर श्योर होगा वो ये है फिफ्थ वाला, रोटेट करते हैं वो वुडन ड्रिल को राउंड होल में। तो ये फिफ्थ का आंसर क्या होना, रैपिडली रोटेटिंग अ वुडन स्टिक इन अ राउंड होल। तो चेक करो रोटेट दिया हुआ है यहाँ पे, रोटेट या रोटेटिंग, ये रहा रोटेटिंग, isn't it? तो मुझे फिफ्थ का आंसर पहले मिल गया, so I'll just put the answer over there।
ठीक है, ठीक है। और हम यहाँ पे अपनी लोकेशंस मार्क भी करते जाएंगे साथ में। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर नंबर 5, राइट। ये था हमारा आंसर नंबर 1। दिस वाज 2, दिस वाज 3। ठीक है, ओके। तो अगर रोटेट करते हैं तो ये किस चीज का एग्जांपल दिया जा रहा है, किस चीज की क्रिएशन हो रही है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है जो मैं लिख सकती हूँ इन क्वेश्चन नंबर 4, इजंट इट। क्रिएशन ऑफ मतलब एक मेथड था जिसका कि यूज होता था इसमें। तो फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन लिखा, तो आई एम वेरी श्योर के पीछे क्या आंसर होना चाहिए, चांस, इजंट इट। यहाँ पे लिख देंगे हम फ्रिक्शन मतलब इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को क्रिएट किया जाता जाता था। और वहां पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कैसे एक वुडन ड्रिल को राउंड होल में डाल के एक फ्रिक्शन की एनर्जी को क्रिएट किया जाता था फ्लेम को क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ है वर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। हम ये नहीं बोल सकते अर्लियर फर्स्ट मैन मेड फ्लेम्स वर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, क्योंकि अगर हम पीछे जाके यहाँ पे चेक करें तो ये बोल रहे थे कि एक्सीडेंटली हो गया, विच मीन्स बाय चांस हो गया। एंड हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो भी मैच कर रहे हैं, जैसे वहां पे लिखा हुआ था हमारा कीवर्ड सस्पेक्टेड, इजंट इट। और ये जो हमने पढ़ा है स्टडी से लेके यहाँ तक, इसमें कोई भी सस्पेक्टेड जैसा कोई वर्ड है, प्रोबेबली, शायद या समथिंग। तो ये तो बोल रहे हैं कि जब स्टडी की गई तो उसमें सजेस्ट हुआ, मतलब ये पाया गया कि अर्लीस्ट मेथड में ऐसा होता था, फ्रिक्शन का इस्तेमाल होता था, फ्रिक्शन को क्रिएट किया जाता था। कैसे क्रिएट किया जाता था, ऐसे। सो आई एम वेरी श्योर कि फोर्थ का आंसर रहना चाहिए, सॉरी थर्ड का आंसर होना चाहिए चांस। फोर्थ में हम एंटर करेंगे फ्रिक्शन, के पहले फ्रिक्शन को क्रिएट किया जाता जाता था उसको रोटेट करके। क्लियर। सो अभी we'll just put down our location of question number 4। क्लियर, ऑल राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पे। तो 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन ये दोनों एक ही सेंटेंस के अंदर है। द यूज ऑफ डैश और परसिस्टेंट चिपिंग, तो ये और लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये जो मेरा आंसर होगा 6 में वो परसिस्टेंट चिपिंग का ही दूसरा कोई वर्जन या दूसरा कोई नाम होगा, समथिंग लाइक दैट। The use of dash or persistent chipping was also widespread in Europe and among other people such as Chinese and dash। तो कोई मेथड है, वो मेथड या फिर persistent chipping बहुत ज्यादा यूज हो रहा था यूरोप में, और चाइनीज पीपल में भी कॉमन था, और कोई और लोग थे उनमें भी कॉमन था। तो अभी हमें सीधा जाके चेक करना persistent chipping और यूरोप कहाँ है। तो अगले पैराग्राफ में चलते हैं हम। अगले पैराग्राफ की फर्स्ट सेंटेंस में तो लिखा हुआ है एंशिएंट ग्रीक्स, इजंट इट। और परसिस्टेंट चिपिंग भी नहीं है। सेकेंड लाइन में मैक्सिकन लोगों की बात हो रही है, चाइनीज की बात होगी। चाइनीज को थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट चिपिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे थर्ड लाइन में चिपिंग जरूर है, इजंट इट। ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि मैंने ऑलरेडी सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे यूरोपियन लिखा हुआ देखा था, ये भी याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो तभी यूजली मैं सजेस्ट करती होती हूँ स्टूडेंट्स को कि जब भी कंट्री का कहीं पे नाम आ रहा है या किसी पर्टिकुलर टर्म आ रही है कहीं पे या ईयर्स आ रहे हैं, उनको साथ साथ जरूर अंडरलाइन कर लेना चाहिए, कहीं पे भी काम आ सकते हैं वो। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि वो ऐसा करते थे यूरोपियन पेजेंट्स, और इधर जब हम आते हैं तो ग्रीक्स की बात होनी शुरू हो गई। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसी पैराग्राफ में नीचे जाके इन यूरोप मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अब जाके चेक करते हैं कि इस पैराग्राफ में से हमें क्या मिल सकता है। द यूज ऑफ डैश और परसिस्टेंट चिपिंग वाज आल्सो वाइड स्प्रेड इन यूरोप
और चाइनीज और डैश में। तो अब सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो चिपिंग दिया हुआ है ये क्या है। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बिकॉज दिस सेंटेंस इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। द एंशियंट ग्रीक्स जो थे वो लेंस को और कॉनकेव मिरर्स को यूज करते थे टू कॉन्सेंट्रेट द सन्स रेज, एंड बर्निंग ग्लासेस were also used by Mexican Aztecs and the Chinese percussion methods। तो ये methods का एक क्वेश्चन है हमारा, तो methods को अंडरलाइन कर लेते हैं। कौन से methods? percussion methods of fire lighting date back to Paleolithic times, when some Stone Age tool makers discovered that chipping flints produced fires, produced sparks। ठीक है, तो कौन से मेथड का नाम आया? percussion मेथड। कहाँ यूज होता था ये? जो भी टाइम्स है पैलेओलिथिक टाइम्स में, जब स्टोन एज टूल मेकर्स ने डिस्कवर किया कि फ्लिंट्स की चिपिंग से स्पार्क्स क्रिएट होते हैं। द टेक्निक बिकेम मोर efficient after the discovery of iron about 5000 years ago। ठीक है, इस सेंटेंस में जितना भी हमने 2 सेंटेंस पढ़े वहां पे सिर्फ एक ही मेथड का नाम आया, दैट इज percussion मेथड। आगे थोड़ा और चेक कर लेते हैं। इन आर्कटिक नॉर्थ अमेरिका, Eskimos produce a slow burning spark by striking quartz against iron pyrites। तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ आयरन के बाद उसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। कंपाउंड दैट कंटेन्स सल्फर। द चाइनीज, इसको अंडरलाइन कर ले देते हैं, lit their fires by striking porcelain with bamboo। In Europe, the combination of steel, flint, and tinder remained the main method of fire lighting until the mid 19th century। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर चिपिंग फ्लिंट्स की एक्सप्लेनेशन है कि कौन कौन सी के यूज कर, ये लोग पोर्सलेन को यूज करते थे। ये कुछ ऐसा होगा, चिपिंग फ्लिंट्स मतलब मे बी 2 मेटल्स को रब करना या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ कि आयरन आने के बाद यहाँ पे एस्किमोज ने उसको रिफाइन कर लिया, फिर चाइनीज क्या करते थे वो बताया, फिर एंड में यूरोपियंस क्या करते थे वो बताया। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। द यूज ऑफ डैश और परसिस्टेंट चिपिंग। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो चिपिंग है ये एक्चुअली परकशन मेथड्स की ही एक्सप्लेनेशन है। मतलब उसने पहले बोला कि परकशन मेथड्स होते हैं, और फिर उसने बोला कि उसमें चिपिंग होती है फ्लिंट्स की, which means persistent chipping। persistent का एक्चुअली मतलब होता है continuously चिप करना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए? चिपिंग कौन से मेथड का नाम है? परकशन का। अब चेक करो कि नीचे परकशन दे रखा है हमें, यस ये रहा परकशन। तो दैट मीन्स मेरा 6th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? परकशन, यूज ऑफ परकशन। ठीक है, ओके। वाज आल्सो वाइड स्प्रेड इन यूरोप, क्योंकि ये चिपिंग का ही नाम है परकशन, और नीचे इस पैराग्राफ के अंदर नीचे मुझे यूरोप का भी बताया हुआ है कि वो लोग ये स्टील, फ्लिंट और टिंडर यूज किया करते। एंड फिर आगे वो पूछ रहे हैं ये चाइनीज भी, ऑब्वियसली इस पैराग्राफ के अंदर हमने 2-3 बार चाइनीज देखा है, ये रहा 2 बार तो इसके बारे में पढ़ा कि ये लोग करते थे इसको यूज। उसके बाद वो पूछ रहे हैं एंड डैश, और कौन लोग यूज करते थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना गलती से स्टूडेंट्स यहाँ पे मैक्सिकन्स, ये देखो आपके बॉक्स में दिया हुआ है यहाँ पे मैक्सिकन, फटाफट से इसका आंसर मैक्सिकन्स लगा देते हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे पैराग्राफ को, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल रहे हैं एंशियंट ग्रीक्स लेंसेज और कॉनकेव मिरर्स यूज करते थे सन की रेज को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, और एंड बर्निंग ग्लासेस वर ऑल्सो यूज्ड बाय मैक्सिकन एस्टेक्स। उसके बाद कॉमा लगा हुआ है और बाद में उसके बताया हुआ है कि चाइनीज का मेथड अलग था, वो चिपिंग फ्लेम्स यूज करते थे। तो मुझे जो अपना आंसर ढूंढना है ये इसके आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे जब देखोगे तो 2 ही लोगों का नाम, मतलब जस्ट या तो एस्किमोस बोला है उन्होंने, लाइक आर्कटिक नॉर्थ अमेरिका में एस्किमोस है, या फिर उन्होंने दोबारा से चाइनीज बोला, यहाँ पे यूरोप बोला हुआ। तो हम चेक करते हैं कि हमारे बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज है। मैक्सिकन तो हो नहीं सकता आंसर, तो हमें क्या आंसर? डिस्पाइट सनलाइट, परकशन, अनअवेयर, हीटिंग, अंटिल, ये रहा एस्किमोस। एस्किमोस हो सकता है आंसर हमारा, इजंट इट?
ये दो ही हमें दे रखे हैं, ये दो लोग, दैट इज मैक्सिकन्स एंड एस्कीमोस। चाइनीज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है। मैक्सिकन्स मैंने बता दिया आपको कि क्यों नहीं हो सकता, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, एस्कीमोस। So I'll just enter the answer over there, Eskimos. ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे अपने लोकेशन भी मार्क कर लेते हैं। That means this is the location of question number 6 and ये है हमारा 7th का आंसर, that is Eskimos. Clear? Let's go to next question now, 8th question. अब ये ऐसा question थोड़ा सा डाइसी होता है, अभी you will come to know why. European practice of this method, which method? This is a pronoun, तो ये किसके लिए यूज हो रहा होगा, पीछे वाला मेथड, कौन सा मेथड, चिपिंग फ्लिंट्स। यूरोपियन मेथड ऑफ सॉरी यूरोपियन प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड कंटिन्यू होती रही टिल 1850s तक। अब जाके चेक करो, 1850s है, 1850s तो नहीं है, अंटिल द मिड 19th सेंचुरी दे रखा है, तो वो 1850s ही होता है। ठीक है, और ये सेंटेंस बोल रहा है इन यूरोप द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील फ्लिंट एंड टिंडर रिमेन्ड द मेन मेथड ऑफ फायर लाइटिंग। रिमेन मतलब यही कंटिन्यू होता रहा टिल 1850s। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरोपियन प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड, व्हिच मेथड, वही मेथड पीछे वाला, दैट इज टिपिंग फ्लिंट्स, कंटिन्यू होता रहा अंटिल सॉरी 1850s, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया इसमें। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डैश द डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस सम इयर्स अर्लियर। तो अगले पैराग्राफ की स्टार्टिंग में लिखा हुआ डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस, और कब हुई थी डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस, 1669 में, राइट। अब ये सेंटेंस बोल रहा है फायर लाइटिंग वाज रेवोल्यूशनाइज्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस आइसोलेटेड इन 1669 बाय जर्मन alchemist trying to transmute silver into gold. So this sentence is telling you कि 1669 में डिस्कवर कर लिया गया फॉस्फोरस। पिछले वाले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस बोल रहा था कि यही कंटिन्यू होता रहा, रिमेन्ड मतलब इट वाज यूज्ड टिल 1850, isn't it? तो बेसिकली वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी फायर लाइटिंग को में बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन आ चुकी थी, मतलब न्यू डिस्कवरी हो चुकी थी कि फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी 1850s तक वही चिपिंग फ्लिट्स का मेथड ही यूज किया जाता रहा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन है जो मैच करती है, तो एक ही जाएगी। अंटिल भी कई बार स्टूडेंट्स को लगता होता है अंटिल द डिस्कवरी, तो अंटिल का तो मतलब ये हो जाएगा ना कि अंटिल मतलब जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी फॉस्फोरस की तब तक वो वही यूज करते रहे, नहीं, बल्कि वो तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी थी उसकी, लेकिन फिर भी वो उसी को ही कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद इसके, मतलब यूरोपियन प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड कंटिन्यू टिल अंटिल 1850, अंटिल वैसे भी यहाँ पे लगा हुआ है, अंटिल 50s डिस्पाइट द डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस सम टाइम अर्लियर। सम टाइम अर्लियर मतलब ये देखो 1669 में ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, मतलब आप लगा लो कि 200 साल पहले ही डिस्कवरी हो चुकी थी, क्योंकि 1850 से ऑलमोस्ट 200 इयर्स अर्लियर हो गया 1669। तो एक जर्मन अल्केमिस्ट ने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी वो उसी पुराने मेथड पे ही चल रहे, है ना। तो ये हो गई हमारी लोकेशन क्वेश्चन नंबर 8 की। we'll just put the location over here and हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब बावजूद इसके वो पुराना मेथड ही इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट इस पैसेज का खत्म। All right, now let's go to the next set of questions, that is 9 to 15. Look at the following notes that have been given, और ये मैचेस के बारे में है, और टाइप ऑफ मैच को आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना।
मिलाना है, मतलब टाइप ऑफ मैच मतलब वो जो मैच स्टिक्स होती है माचिस वाली, उसकी बात हो रही है। तो ये देखो, ये मैचेस दी हुई है, टाइप्स ऑफ मैचेस, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है। मुझे बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन इनमें से किसकी है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, could be lit after soaking in water H, that is waterproof। अब ऊपर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, उसमें ये देखो मेंशन है, देयर आर मोर मैचेस देन डिस्क्रिप्शन, सो यू विल नॉट यूज देम ऑल, यू मे यूज एनी मैच मोर देन वंस। तो बोल रहे हैं कि एक जो है वो दो का भी आंसर हो सकती है, टाइप ऑफ मैचेस मतलब एक ही आंसर दो क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है। क्लियर? चलो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के जा रहे हो, दैट मींस नाइन्थ क्वेश्चन को और हम पहले ले लें, मेड यूजिंग अ लेस पॉइजनस टाइप ऑफ फास्फोरस। तो अब हमें नॉर्मली क्या होता है कि हम डर जाते हैं ये सोच के कि इतने बड़े पैसेज में मैं कहाँ ढूंढूं कि पॉइजनस या लेस पॉइजनस कहाँ है। और देखो हमें बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली इसको चेक करना पड़ेगा पैराग्राफ, isn't it? तो अब आप क्या करोगे कि ये जो लिस्ट दी हुई है इसके हिसाब से ढूंढना शुरू कर दोगे। जैसे सबसे पहले हो गया इथ्रियल मैच, है ना? तो ये क्योंकि नाम है किसी चीज का, तो ऐसे ही दिया होगा वहां पे। तो जितना हमने पढ़ा वहां पे तो ऐसे टाइप्स ऑफ मैचेस आए नहीं थे। तो आगे जब हम इसको देखना शुरू करेंगे पैसेज को, तो अगले पैराग्राफ की ये फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही हमें इथ्रियल मैच मिल जाएगा। और ये देखो ये नेक्स्ट वाली इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स भी दिया हुआ है। अगले पैराग्राफ में कॉन्क्रीट दे रखा है, अगले पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कॉन्क्रीट, अगले पैराग्राफ में दिया हुआ लूसीफर्स, नेक्स्ट दिया हुआ है देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में स्ट्राइक एनीवेयर मैच, इजंट इट? फिर यहाँ पे लैंडस्टॉर्म सेफ्टी मैचेस, नेक्स्ट पेज पे सो नेम तो नहीं आ रहा है हमारे पास फर्स्ट, ये आ गया बुक मैचेस, ये आ गया वाटर प्रूफ प्रूफ मैच, ये हम अभी रैंडमली सिर्फ इसको अंडरलाइन करें, ये आ गया सेफ्टी मैचेस, वी कैन नॉट फाइंड द नेम ऑफ इट। अब चेक करो कि जो मैंने अंडरलाइन किया वो मेरे बॉक्सेस में है। इथेरियल मैच भी ढूंढ लिया मैंने, इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स भी मिल गया मुझे, कॉन्क्रीज भी मिल गया, लूसिफर भी था, स्ट्राइक एनीवेयर भी था, देन लैंडस्टॉर्म्स भी मैंने ढूंढ लिया है कहाँ है, बुक मैचेस भी है, वाटर प्रूफ मैचेस भी, सब मिल गया। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे सीक्वेंस में आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये वाले क्वेश्चंस में ये टाइप्स ऑफ मैचेस आपको सीक्वेंस में दे रखी। चेक करो, देखो सबसे पहले इथरियल मैच है, फिर इंस्टेंटेनियस है। तो यहाँ पे देखो बॉक्स में इथरियल मैच है, इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स, इसके बाद पैसेज में है कॉन्क्रीव्स, लूसीफर, स्ट्राइक एनीवेयर, और ये देखो लिस्ट में दिया हुआ है कॉन्क्रीव्स, लूसीफर्स एंड स्ट्राइक एनीवेयर मैच। फिर लैंडस्टॉर्म्स है, बुक मैचेस है, वाटरप्रूफ मैचेस है, और ये देखो लैंडस्टॉर्म सेफ्टी मैचेस है, और अगले पेज पे ऊपर बुक मैचेस है। दैट मींस ये सीक्वेंस में है। तो अब मैं क्या करूंगी कि पहले इसके बारे में पढ़ लूंगी, इथरियल मैच के बारे में क्या बोला हुआ है, और फिर मैं देखूंगी वो किसका आंसर हो सकता है। तो इसको करते हैं ऐसे, ठीक है? Let us read कि इसके बारे में what are they saying about ethereal match. The quest for a practical match really began after 1781. Quest का मतलब होता है कोशिश, इसको बोलते हैं ना ढूंढना किसी चीज को या जद्दोजहद करना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं quest, ठीक है? When a group of French chemists came up with the phosphoric candle or ethereal match, वो क्या थी? A sealed glass tube, seal का मतलब होता है जिसमें हवा पानी कुछ ना अंदर जा सके, sealed glass tube containing a twist of paper tipped with phosphorus, ठीक है? तो एक सील्ड हुई हुई ग्लास ट्यूब जिसमें के ट्विस्ट करके पेपर था, टिप्ड विद फास्फोरस मतलब उसमें फास्फोरस वगैरह कुछ लगा हुआ, ठीक है? अगला सेंटेंस जो है वो क्या हो रहा है, व्हेन द ट्यूब वाज ब्रोकन, जब ट्यूब ब्रेक होती थी, एयर रश्ड इन कॉजिंग द फास्फोरस टू सेल्फ कंबस्ट, सेल्फ कंबस्ट का मतलब होता है खुद से जल जाना,
कंबस्शन का मतलब होता है जलना, ठीक है, टू बी ऑन फायर। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन सी एक्सप्लेनेशन मैच करती है। क्या उसने कोई पॉइजनस या नॉन पॉइजनस फॉस्फोरस का नाम लिया यहाँ पे? नो। आइडेंटिकल बोला कि पुरानी मैथ से मिलती जुलती है? नो। डेडली कोई इलनेस का नाम लिया? नो। फर्स्ट टू लुक लाइक मॉडर्न मैचेस बोला उसने? नो। फर्स्ट मैचेस यूज फॉर एडवर्टाइजिंग? नो। relied on an aircraft airtight glass container? yes, airtight का मतलब होता है सील हुआ बस फर्क इतना है, यहाँ पे उसने ट्यूब बोला, ये बोला ना सील्ड ग्लास ट्यूब, और यहाँ उसने वर्ड मुझे दे दिया है कंटेनर। एयर टाइट के लिए उसने वहां पे दिया था सील्ड, तो ये मैच करता है, isn't it? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर? ए। यहाँ पे हम ए लिख लेंगे और आप अपना आंसर करोगे शिफ्ट अपने आंसर शीट पे क्विकली, 14 के आगे लिख दोगे ए, ठीक है। लास्ट को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था एक ही मैच दो का भी आंसर हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मी डिजाइन, तो आर्मी का तो उसने नाम नहीं लिया, तो यहाँ पे हम अपनी लोकेशन भी लिख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमें सबसे पहले मिला, ठीक है। अब इसके आगे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ा था, बिकॉज नेक्स्ट सेंटेंस में तो अगली वाली मैच स्टिक्स की बात हो रही है ना, यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स, सो दैट मींस इथेरियल मैच की तो बात इन दो ही सेंटेंसेस में हो रही थी। क्लियर? चलो अब इसका मतलब है कि हमारा ये जो है ए वाला, ये हमने यूज कर लिया एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, द इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स, तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं उसको चेक कर लेते हैं। एन इवन मोर हैजार्डस डिवाइस, हैजार्डस का मतलब है डेंजरस, पॉपुलर इन अमेरिका वाज द इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स, अ बॉटल फिल्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता था एक बॉटल में, into which splits treated with chemicals were dipped, तो केमिकल स्प्लिंट्स जो होते थे उसको डिप किया जाता। ऑलराइट, लेट्स गो टू द लिस्ट नाउ, मतलब टू द क्वेश्चंस। लेस पॉइजनस, बल्कि वो तो हैजार्डस लिखा हुआ ना वहां पे, तो लेस पॉइजनस तो नहीं है। आइडेंटिकल टू, क्या उसने कंपेयर किया पुरानी मैचेस के साथ? तो यहाँ पे उसने कंपैरिजन में बोला था इवन मोर हैजार्डस, तो वो तो बोला ज्यादा डेंजरस, तो ये तो नहीं हो सकता। इलनेस की कोई बात की उसने कि कोई बीमारी या कोई डिजीज हो जाती है? नो। फर्स्ट टू लुक लाइक मॉडर्न मैचेस, किसी के साथ मॉडर्न मैचेस के साथ दिखने वाली? नो। एडवर्टाइजिंग का नाम लिया? नो। एयर टाइट ग्लास कंटेनर, बल्कि बॉटल का बारे में बताया था और ये नहीं बताया उसने कि एयर टाइट होता है कि नहीं होता, इसको भी कंसिडर करना होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 14 का तो हो चुका तो मैं उसको देखूं ही नहीं, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो आंसर को समझने में, तो इसको कंसिडर करते होते हैं इस क्वेश्चन को। फिर है आर्मी डिजाइन का भी उसने नाम नहीं लिया, दैट मीन्स ये किसी का भी आंसर नहीं है बी, तो आई विल जस्ट पुट क्रॉस हो गई। नाउ लेट्स गो टू कॉन्क्रीव्स, तो कॉन्क्रीव्स के बारे में क्या बोल रहे हो? द फर्स्ट मैचेस रिजेंबलिंग दोज यूज्ड टुडे, आ गया एक आंसर। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चंस में? फर्स्ट मैचेस रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग का मतलब होता है लुक अलाइक, दोज यूज टुडे मतलब मॉडर्न टाइम में जो हम मैच स्टिक्स यूज करते हैं उसके साथ उसके जैसी दिखने वाली पहली मैचेस, ठीक है। तो ये हो गया एक आंसर, फर्स्ट टू लुक लाइक मॉडर्न मैचेस, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, इजंट इट? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 के आगे हम लिख लेते हैं सी, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट टू लुक लाइक मॉडर्न मैचेस पढ़ा था, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है फर्स्ट मैचेस रिजेंबलिंग दोज यूज्ड टुडे, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, मतलब इसी को आगे पढ़ते हैं। were made in 1827 by John Walker, an English pharmacist who borrowed the formula from a military rocket maker.
मिलिट्री मीन्स आर्मी, कॉल्ड कॉन्ग्रीव, isn't it? तो हमारे पास एक और क्वेश्चन था जिसमें आर्मी मेड विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी डिजाइन, यस, उसने बोला है, उसको फॉर्मूला बोरो करने का मतलब था आइडिया ले लेना किसी चीज से, ठीक है। सो बोरोड द फॉर्मूला फ्रॉम अ, मतलब उसका आइडिया यूज किया मिलिट्री रॉकेट मेकर का, तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, सी। यहाँ पे भी हम सी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी आंसर मतलब लोकेशन को मार्क कर लेते हैं, दिस इज 15, क्लियर। तो दैट मीन्स सी एक्चुअली में दो क्वेश्चंस का आंसर था। अब सेफ साइड के लिए नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं एक बार। कॉस्टिंग अ शिलिंग, तो कॉस्ट को लेके हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। वर स्प्लिंट्स coated with sulfur and tipped with potassium chlorate to light them, the user drew them quickly through folded glass paper, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे क्वेश्चंस में। सो वी आर वेरी श्योर कि ये और किसी का आंसर नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे, वहां पे दिया हुआ है लूसीफर और हमारी लिस्ट में भी आगे लूसीफर ही है। तो ये इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वॉकर, वॉकर कौन, यही वाला, ये जो जॉन वॉकर है, ठीक है। He never patented his invention। अब पेटेंट वर्ड जो वर्ड है ये बड़ा ही कॉमन है आपके एकेडमिक रीडिंग के पेपर में। पेटेंट का मतलब होता है लीगल राइट ले लेना किसी चीज पे, मतलब अगर आपने कोई इन्वेंशन की है या कुछ नया बनाया है तो आप एक लीगल राइट ले लेते हो, जिसको कि आपने टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में ये बुक के पीछे लिखा हो, मतलब देखा होगा, कॉपीराइट होना। दैट मीन्स आपके पास ही सोल राइट है उस चीज को लेके, आप ही उसको यूज कर सकते हो, और अगर किसी और ने उसका इस्तेमाल करना है तो वो आपको पहले रॉयल्टी पे करेगा, या आपकी परमिशन के बिना इट कैन नॉट बी डन। अगर कोई करता है तो उसको लीगल जो है एक्शन फेस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पेटेंट करवा लेना। तो वॉकर जो था उसने कभी भी पेटेंट नहीं करवाया अपनी इन्वेंशन को, एंड 3 years लेटर, और 3 साल के बाद, इट वॉज कॉपीड बाय सैमुअल जॉन्स हु मार्केटेड हिज प्रोडक्ट एज लूसिफर्स। दैट मीन्स किसी और ने उसकी मैचेस की कॉपी कर ली, नकल कर ली और मार्केट करना शुरू कर दिया उसको, और ऊपर क्या लिख दिया, लूसिफर्स नाम दे दिया उसको, ठीक है। तो कॉपी वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नकल मारना। और यहाँ पे देखो 10th क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिकल टू प्रीवियस टाइप ऑफ मैच, मतलब पुरानी मैच के साथ, प्रीवियस का मतलब इससे पहले। तो ये वॉकर ने पेटेंट नहीं करवाया, तो उसी को कॉपी करके आइडेंटिकल बिल्कुल वैसी चीज को बना के सैमुअल जॉन्स ने उसको प्रोडक्ट को मार्केट करना शुरू कर दिया, उसको बोला, नाम दे दिया लूसीफर। तो फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर क्या होना चाहिए, डी, लूसीफर्स। प्रीवियस का मतलब होता है उससे पहले वाली, ठीक है। सो वील पुट ओवर हियर डी, और हम यहाँ पे अपनी लोकेशन भी मार्क कर लेते हैं, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच, और देखो पैराग्राफ में भी नेक्स्ट सेंटेंस में वही है, एंड दे आर सेइंग अबाउट द सेम टाइम, इसी दौरान एक फ्रेंच केमिस्ट्री स्टूडेंट कॉल्ड चार्ल्स सोरिया produced the first strike anywhere match by substituting white phosphorus for the potassium chlorate in the Walker formula। इसका मतलब है कि चार्ल्स सोरिया ने फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच बनाई, जिसमें कि जो वॉकर के फॉर्मूला में जहां पे पोटेशियम क्लोरेट इस्तेमाल हो रहा था उसकी जगह पे इसने व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया, ठीक है। However, since white phosphorus is deadly poison, डेंजरस होता है व्हाइट फॉस्फोरस, from 1845 matchmakers exposed to its fumes succumbed to necrosis। succumb का मतलब होता है किसी चीज का शिकार हो जाना, और ये क्या होती है, इट इज अ डिजीज दैट ईट्स अवे जॉ बोन्स। तो ये हमें एक और आंसर मिल गया कि व्हाइट फॉस्फोरस को के इस्तेमाल से
डिजीज हो जाती। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, कॉज्ड अ डेडली इलनेस, इजंट इट? इलनेस की बात हुई, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, डेंजरस होता है, डेडली पॉइजन होता है। यहाँ डिजीज आ गया, यहाँ डेडली आ गया। फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए 11th का? ई, फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच। तो हम भी यहाँ पे ई एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी लोकेशन मार्क करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। सो ये हो गया हमारा लोकेशन क्वेश्चन नंबर 11। फाइन, अब यहां तक तो इसी की बात हो रही थी। दैट मीन्स अगले पैराग्राफ में बात हो रही है नेक्स्ट वाले की, दैट इज लंचस्टॉर्म सेफ्टी मैचेस, विच मीन्स कि ये फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच किसी और का आंसर नहीं हो सकता, राइट? So let's go to Lundstrom safety match. That was 62 years after a Swedish chemist called Posch had discovered non-toxic red or amorphous phosphorus. यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टॉक्सिक, और नॉन टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जो जहरीला ना हो, डेंजरस ना हो। ठीक है, ऑलराइट, सो दे आर सेइंग कि लंचस्टॉर्म सेफ्टी मैचेस के बारे में दे आर सेइंग अ डेवलपमेंट एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली बाय पॉश compatriot J.E. Landstrom in 1885. Landstrom safety matches were safe because of the red phosphorus which was non-toxic, right? तो अब अगर हम इसको देखें, हमारी एक ऑप्शन दी हुई है जहां पे लिखा हुआ है लेस पॉइजनस टाइप ऑफ फॉस्फोरस, इजंट इट? तो यहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि ये लेस पॉइजनस है, सेफ है क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है। तो ये हो सकता है इसका आंसर, बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे एफ। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी लोकेशन मार्क करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। फाइन, ओके, लेट्स गो टू, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं बुक मैचेस की तरफ, तो चेक करते हैं कि बुक मैचेस, ये तो पैराग्राफ खत्म हो गया, पेज ही खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसमें तो नहीं है कुछ भी दिया हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में अमेरिका लैग बिहाइंड बुक मैचेस, हमें थोड़ा इसको देख लेना चाहिए। वैसे तो बुक मैचेस हमने अंडरलाइन कर रखे हैं यहाँ पे, बट जस्ट फॉर द सेफ साइड वी शुड जस्ट स्किम थ्रू इट कि कहीं ऐसा ना मिस हो जाए हमसे कुछ। तो नहीं है यहाँ पे, तो अब हम सीधा चलते हैं इधर। The Americans, however, can claim several firsts in match technology and marketing. In 1892, the Diamond Match Company pioneered book matches. The innovation didn't catch on until after 1896 when a brewery had the novel idea of advertising its products in matchboxes. That means इसको के brewery होती है जो related to liquor and all. Liquor means alcohol and जहाँ बनती है। तो दे आर सेइंग उनको एक नॉवल मतलब न्यू आइडिया आया कि एडवर्टाइजिंग में इसका इस्तेमाल हो सकता है। फाइन, तो यहाँ पे भी टुडे बुक मैचेस आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड, ये तो यूज्ड की बात हो रही है, विद 90% हैंडेड आउट फ्री बाय फ्री, मतलब सी कोई चीज फ्री देना भी एक तरीके की आप एडवर्टाइजिंग ही कर रहे हो ना। तो बेसिकली क्लियर हो गया कि बुक मैचेस का उन्होंने बताया है कि ये एडवर्टाइजिंग में यूज हुआ था। ये देखो 13 क्वेश्चन में फर्स्ट मैचेस यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जी। ठीक है, we'll put the answer G over here. राइट, और यहाँ पे हम अपनी लोकेशन भी लिख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 13। तो
So we'll put 13 away. ठीक है, अब हमारी लिस्ट में एक्चुअली तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने सेफ साइड के लिए ये वाटर प्रूफ मैचेस पढ़ना है जाके कि कहीं इसको चेक कर लेते हैं, इफ यू हैव टाइम, तो इधर जल्दी से आप इसको थोड़ा स्किम कर सकते हो। अदर अमेरिकन इनोवेशंस इंक्लूड एंटी आफ्टर ग्लो सॉल्यूशन थिंग्स, स्मॉल्डरिंग आफ्टर वाटर प्रूफ मैच। यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो हमारे क्वेश्चंस के साथ मैच करे, सो वी आर वेरी श्योर कि ये किसी का भी आंसर नहीं, so we just put a cross over it. Right, so 9th is F, 10th आप ट्रांसफर करोगे D, 11th is E, 12th is C, 13th is G, 14th is A, 15th is C। और कौन सा वाला रिपीट हुआ? ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ यू मे यूज एनी मैच मोर देन वंस, C रिपीट हुआ है, दैट इज कॉन्क्रीट, राइट। एंड लोकेशंस भी मार्क कर लिए हमने। प्लीज मेक श्योर कि लोकेशंस आप साथ साथ मार्क करो, बिकॉज वो थोड़ा आपको समझने में पैसेज को इजी हो जाता है, और आपका जब तक आप पेपर में बैठोगे तब तक आपकी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी, विच मेक्स यू यू नो मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल सॉल्विंग द पेपर। और आपको लोकेशंस के थ्रू चेक कर सकते हो आपके कहाँ पे मैंने क्या चीज पढ़ी। वो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे और पेपर्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि व्हाई मार्किंग द लोकेशंस is beneficial for you. And another important thing is you should always transfer your answers directly on your answer sheet. It is time saving. ठीक है, और ये क्रॉस भी ऐसे ही लगाते रहो ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे, और आपको ये चीजें जो नहीं हमारे काम की हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना करें, कि मार्किंग द कीवर्ड्स इज आल्सो वेरी necessary. So that was it with the discussion of reading passage 1 of academic reading paper number 1. I hope this discussion would be useful.